Why are 65% of the people who clear the civil services exam engineers? The civil services exam जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, ये इस देश का सबसे टफ एंड वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जाम्स में गिना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर पोस्ट पे 1200 लोग कंपीट करते हैं। द सक्सेस रेशियो फॉर दिस एग्जाम इज लेस देन 1%। अगर आप फाइनल स्टेज तक भी आके ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप वापस फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अ ड्राइंग रूम और अ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन जो हमारे देश की करोड़ों फैमिलीज करती हैं। ये सवाल हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी का है, ये सवाल हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का है, ये सवाल हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का है। कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ आप और मैं नहीं पूछ रहे। दिस हैज बिकम अ लेजिटिमेट क्वेश्चन wherein some of the best newspapers in the country, some of the leading dailies of the country have also tried to answer this question. The Indian Express last year उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, Why do engineers have a better success rate at the UPSC Civil Services exam? और अगर हम इस हेडलाइन को पढ़े तो हमें ऐसा लगे कि अगर हम इंजीनियर हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन अगर हम इंजीनियर नहीं हैं तो हमें शायद सदमा लग जाए। द प्रिंट उन्होंने भी लास्ट ईयर एक आर्टिकल लिखा, Engineers still account for 60% of the new civil servants despite UPSC's attempts at diversity. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि यूपीएससी एडमिट करता है, उनके जो पुराने ऑफिशियल्स हैं, उनके जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जिनको इस आर्टिकल में कोट किया गया है, वो एडमिट करते हैं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का प्रोसेस सब्जेक्टिव है। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट को, ना किसी एकेडमिक बैकग्राउंड को किसी ना किसी तरह से कुछ प्रेफरेंस जरूर मिल सकती है। और उसी को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूपीएससी कुछ फॉर्मूला लगाती है जिसको हम स्केलिंग भी कहते हैं, ताकि सब बच्चे डिस्पाइट देयर एकेडमिक एंड इंस्पाइट देयर बैकग्राउंड्स have an equal shot of clearing this exam. यूपीएससी इस स्केलिंग सीक्रेट को, इस इक्वलाइजेशन फॉर्मूला को बहुत सीक्रेट रखती है, बोलती है ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 केसेस हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 10 बार इस बातों को उठाया गया और यूपीएससी ने कहा है हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट उसके बावजूद भी इंजीनियर्स हर साल, एटलीस्ट पिछले 10 सालों से, are 60% of the people who finally clear this exam. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी साल कुछ महीने पहले एक आर्टिकल लिखा कि क्या इंजीनियर्स के पास कोई एक एकेडमिक, कोई एक इंटेलेक्चुअल एज है जो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम वो क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक रिपोर्ट का एक स्निपेट दिखाऊंगा। ये रिपोर्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। The 71st annual report of 2020 to 2021. यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उन्हें हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट इस देश के प्रेसिडेंट के सामने रखनी पड़ती है, और ये उसी रिपोर्ट का एक स्निपेट है। The actual percentage is 63.1%. अगर आप देखेंगे कि फाइनल में 2300 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड और उसमें से 1382 had bachelors in engineering and 132 had a masters in engineering. आप इसको आज से कंपेयर करेंगे, साइंसेस से कंपेयर करेंगे, मेडिकल साइंसेस से कंपेयर करेंगे तो नंबर्स आपके सामने हैं। 63.1% of the last statistically accounted for report are engineers who cleared this exam. ये वीडियो इंजीनियर्स की तारीफ करने के अलावा एक बहुत क्लियर एनालिसिस देना भी चाहता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है।
और इस सवाल को अगर हम ठीक से समझें तो इस सवाल में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल और भी जुड़ जाते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन वाई आर 65% ऑफ यूपीएससी टॉपर्स इंजीनियर्स, हमारे पास 4 बहुत बेसिक सवाल बनते हैं। पहला सवाल, आर मोर इंजीनियर्स राइटिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम? अगर आज से 10 साल पहले देखें, आज से 20 साल पहले देखें, आज से 30 साल पहले देखें, अगर 100 बच्चे एग्जाम लिख रहे थे तो आज से 20 साल पहले 30 इंजीनियर्स होंगे और 70 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के होंगे। ये बेसिक इनपुट नंबर बदल गया है, ये टॉप ऑफ द फनल बदल गया है। अगर ये बदला है तो क्यों बदला है, और क्या ये बदलना हमारे देश के लिए अच्छा है? नो डाउट हमारे देश में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, अच्छे सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए, बट उतने ही अच्छे इनोवेटर्स होने चाहिए, उतने ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, उतने ही अच्छे साइंटिस्ट्स होने चाहिए। बिकॉज बिना इनोवेशन के ब्यूरोक्रेसी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, और बिना ब्यूरोक्रेसी के भी इनोवेशन ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाँ, especially in the last 10 years, the number of engineers who are writing this exam वो बढ़ गया है। सवाल उठता है कि वो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? पहला, आज से 20 साल पहले जब एक तरह से इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन आया था, जहां इंडिया की डिफॉल्ट डिग्री इंजीनियरिंग मानी जाती थी, बच्चों को कहा जाता था कि आप इंजीनियरिंग तो कर लो, उसके बाद देख लेना जो आपका मन करे, उसके बाद अपने पैशन को, अपने एप्टीट्यूड को, अपने करियर इंटरेस्ट को परस्यू कर लेना। इंजीनियरिंग तो एक बेयर मिनिमम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाला क्राइटेरिया बन गया था। तो उसका स्पिलओवर इफेक्ट अब हमें दिख रहा है। लेकिन 20 साल पहले जब इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन आया, वो क्यों आया? क्योंकि हमारा देश दुनिया का आईटी हब बन रहा था। We are one of the largest exporters of IT services in the world. Google, जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, गूगल का पहला इंटरनेशनल ऑफिस इंडिया में ही बना था। आज हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, अब धीरे धीरे टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी आईटी हब, साइबर पार्क्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया की टेक्नोलॉजी को सर्विस दे रहे हैं। अब उसके लिए सर्विस प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डिमांड भी थी और सप्लाई भी थी। तो इसलिए वहां से लोगों ने जब इंजीनियरिंग पढ़नी ज्यादा शुरू करी, क्योंकि लगा कि नौकरियां ज्यादा हैं, तो इनिशियली वहां से पुश हुआ। लेकिन फिर नौकरियां तो लिमिटेड थी, रिसेशन भी हुआ, और बहुत लोगों को उस काम में मजा नहीं आया। आई ऑलवेज टेल यू, द 2 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड आर A, do what you're good at, and B, do what you like. इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाने में जिंदगी निकल जाती है। तो जब हमारे देश के इंजीनियर्स ने आईटी फर्म्स में, आईटी कंपनीज में काम करना शुरू करा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग डिसइल्यूजन भी हो गए। क्या मैंने 4 साल इसलिए पढ़ा था कि मैं ये काम कर सकूं? या फिर उनको सोशल रियलिटी समझ में आने लगी कि हाँ, मैं तो एयर कंडीशनड ऑफिस में गुड़गांव के साइबर हब में बैठ के काम कर रहा हूं, लेकिन उसी के पीछे एक गांव है जहां पे अभी भी बिजली नहीं आती। तो वो जो डिवाइड और वो जो कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी में दिखा, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत डीपली इफेक्ट भी करा। और हम ये भूल रहे हैं कि हमारे देश में 200 साल तक ब्रिटिश का राज था, और हम एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट काफी फ्यूडल हैं। हमें हायरार्की पसंद है। माँ बाप ने जरूर कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन माँ बाप दिल से ये भी चाहते थे कि बच्चा हमारा कलेक्टर बने। अब वो क्यों बने, वो क्यों नहीं बने, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, और सब जानते हैं। नो डाउट
दैट सिविल सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, काम करने का नजरिया देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। बट कहीं ना कहीं हमारे देश में हम सिविल सर्विसेज को, स्पेशली द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द पुलिस सर्विस एंड द फॉरेन सर्विस, अब धीरे धीरे रेवेन्यू सर्विस एंड बाकी सर्विसेज को भी उतनी ही प्रेस्टीज दी जा रही है, हम उसे स्टेटस से इक्वेट करने लग गए। ये ऐसा बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इज्जत है वर्सेस इंडिया में जो एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट की इज्जत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ब्यूरोक्रेसी का काम डेवलपमेंट को इनेबल कराना है, तो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए डेवलपमेंट का फेस बन जाती है। वो कलेक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। उस काम में डाइवर्सिटी है, उस काम में सैटिस्फैक्शन है, उस काम में बहुत ज्यादा इंट्रीग है। तो बहुत फैक्टर्स की वजह से ज्यादा इंजीनियर्स ने भी एग्जाम लिखना शुरू करा। फिर दूसरा सवाल होता है, एग्जाम लिखना तो एक बात है, बट क्या ये एग्जाम का स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को फेवर करता है? क्योंकि सिविल सर्विसेज तो एक जनरलिस्ट एग्जाम है, उसमें आपको मोहनजोदारो से लेके इंडियन मॉनसून से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके एफडीआई तक आना चाहिए। तो ऐसा क्या था हमारे एग्जाम के स्ट्रक्चर में जो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड इंजीनियर्स को बेनिफिट करा, और इसमें काफी चेंजेस भी आए। जब हमने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में एक एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस करा था 2011 में, वो टेस्ट आज की डेट में क्वालिफाइंग टेस्ट है कि बस इस एग्जाम को कि आप प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक एप्टीट्यूड का पेपर होता है। जीएस में आपको जीके पूछते हैं और एप्टीट्यूड में आपको कॉम्प्रिहेंशन, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा वगैरह, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह पूछते हैं। ये दोनों के मार्क्स काउंट होते थे, तभी आप प्री क्लियर करके मेंस में आते थे। फिर प्री की भूमिका खत्म हो जाती थी। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये दोनों के मार्क्स काउंट होते थे, और ये बहुत क्लियर एडवांटेज था इंजीनियर्स के लिए, बिकॉज वो जीएस अगर ठीक से पढ़ के भी ना जाए, क्योंकि उनको मैथ्स की बेसिक साउंड नॉलेज थी, लॉजिकल एनालिसिस की बेसिक साउंड नॉलेज थी, डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी नॉलेज थी, सीसैट में एक बहुत क्लियर बायस उनके फेवर में था। नॉन टेक्निकल और कहीं ना कहीं इंग्लिश भी मुश्किल होने लग गई, तो काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी मूवमेंट्स हुए। फिर यूपीएससी ने इस सीसैट पेपर को क्वालिफाइंग तो कर दिया कि मतलब आप इस पेपर में सिर्फ 66 मार्क्स ले आओ, तभी हम आपका जीएस का पेपर चेक करेंगे और इसके मार्क्स के बेसिस पे आप मेंस का एग्जाम लिख सकते हैं। और यूपीएससी ने इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के साथ साथ बहुत ज्यादा टफ बना दिया पिछले 3-4 सालों में। अब वो टफ इसलिए बना दिया क्योंकि कहीं ना कहीं एक बायस था, बट उस टफ बनाने के चक्कर में आप कॉम्प्रिहेंशंस को एक लिमिट के ऊपर टफ नहीं बना सकते, लेकिन आप मैथ्स, क्वांट, लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सवालों में टफनेस की रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर टफ होने लग गया, और टफ होने के साथ साथ रिलेटिवली engineers were still in a better space than the non-engineers। और यही जो एडवांटेज इंजीनियर्स का प्री में था, वो कहीं ना कहीं अब मेंस में आके रिफ्लेक्ट करने लग गया, और ज्यादा बच्चे जो प्री क्लियर करके मेंस में पहुंचे, द हायर परसेंटेज हैपेंड टू बी इंजीनियर्स। अब मेंस एक मेमोरी गेम है, एक ऑर्गेनाइजेशन गेम है, एक स्ट्रक्चर का गेम है, और एक टाइम का गेम है, स्पीड और टाइम का। सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के बच्चे अक्सर एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिखते हैं, परसेंटेज के बेसिस पर कॉलेजेस में एडमिशंस होते हैं, लेकिन द आइडिया एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट अनफेमिलियर टू एन इंजीनियर। वो लाइफ में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 12th में दे के उठे होते हैं, तो उनको वो स्ट्रेस, उनको वो एंजाइटी, उनको वो फीलिंग और वो फॉरवर्ड, उससे उनको काफी फेमिलियरिटी होती है।
तो जब वो मेंस का एग्जाम लिखने लगते हैं जो बहुत ही इंटेंस होता है और हाई प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज ये होता है कि वो स्ट्रक्चर कर लेते हैं, थीमेटाइज कर लेते हैं, वो फ्लो चार्ट्स और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस का सपोर्ट लेते हैं। लैंग्वेज उनकी थोड़ी सिंपल होती है, थोड़ी क्लियर होती है, थोड़ी सी कंसाइज होती है। एनालिसिस में शायद दिक्कत हो सकती है, बट ओवरऑल दे आर एबल टू फिनिश अ लार्जर चंक इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इंटरव्यू में इतना कुछ खास इंजीनियरिंग बायस नहीं है। फिर तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या इंजीनियर्स उनकी इंजीनियरिंग की वजह से वो एग्जाम में बेटर अडेप्ट कर जाते हैं? इसका जवाब है हाँ। वो इसलिए बिकॉज दे आर यूज्ड टू अ वेरी डिफिकल्ट, अ वेरी फास्ट पेस्ड एंड अ वेरी एंग्शियस प्रिपरेशन लाइफ। तो रिलेटिवली दे आर, वो ज्यादा, उनको एक एट अ पर्सनल लेवल ये इतना इफेक्ट नहीं करता है। करना चाहिए पर इतना नहीं करता है, और वो उसको मैनेज करके, प्रायोरिटाइज करके, एंगेज करके डिपार्टमेंटली सेग्रीगेट कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, और मैं भी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए ये एग्जाम हलवा है या उनके लिए एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक। ऐसा नहीं, और ऐसा क्यों नहीं है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज एक तरफ इंजीनियर्स अपनी मेमोरी, अपने लॉजिकल स्किल्स के साथ आते हैं, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन लिमिटेड होता है। कई बार वो ऐसी बहुत सारी चीजों से एक्सपोज होते हैं इस यूपीएससी सिलेबस से जो उन्हें जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं होती है। उनको पॉलिटिक्स का सर पैर नहीं पता होता या बहुत कम पता होता है, एक्सपोजर नहीं होता है, और जब वो पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ते हैं और उसको फिर वो अपने देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में अप्लाई करते हैं, या फिर जब वो पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं और अपने विलेजेस में अप्लाई करते हैं, उनका बहुत मन करता है कि हम उसकी डिटेल में घुस जाएं, उसकी नब्ज पकड़ लें। लेकिन ये एग्जाम नब्ज पकड़ने का है ही नहीं, ये एग्जाम अननेसेसरी डिटेल में जाने का है ही नहीं। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो एडवांटेजेस इंजीनियर्स के हैं वो डिसएडवांटेजेस नॉन इंजीनियर्स के हैं, और जो एडवांटेजेस नॉन इंजीनियर्स के हैं वो डिसएडवांटेजेस इंजीनियर्स के हैं। क्या ये एग्जाम सारे बैकग्राउंड्स को इक्वली ट्रीट करता है? ऐसा नहीं है, बट छोटी छोटी बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी। मैं ज्यादातर देखता हूं कि जो नोट मेकिंग एप्स हैं, वन नोट हो गया या गुड नोट्स हो गए या नोटेबिलिटी हो गया या नोशन हो गया, मैं देखता हूं ज्यादातर इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं अपनी नोट मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं अपनी सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, अपने टाइम टेबल्स को प्रोसेस करने के लिए। बिकॉज दे आर इंजीनियर्स, they are relatively more comfortable with technology as a whole. Exceptions यहां भी होंगे, exceptions वहां भी होंगे। मैंने बहुत सारे आर्ट्स के बच्चों को देखा है who are fantastic at technology, sometimes even better than engineers. But on a whole, as a whole, you will see more engineers use technology to their advantage. और खासकर पेंडेमिक के बाद, जब स्टार्टअप्स ने धोखा दिया, जब कंपनी से सैलरी कटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये रियलाइज हुआ दैट इट वाज द गवर्नमेंट हु वाज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्रीज रिकवरी इन द पेंडेमिक, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस देश की सरकारें थी। बहुत लोगों को यह समझ में आया कि इन इंडिया द रोल ऑफ द स्टेट, at least for the next 100 years, cannot be diminished. It can evolve, it can become more diversified, but it cannot be diminished. तो वो सेंस ऑफ इंक्लिनेशन, वो सेंस ऑफ इंटरेस्ट भी जागा। जब बहुत लोगों ने पैंडेमिक में ये देखा कि भाई गवर्नमेंट आपको घर पे टेस्ट करवा के घर पे आपको मेडिसिन पहुंचा रही है, राशन का बंदोबस्त किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं, अच्छे से हुए नहीं हुए डिस्क्रिपेंसीज थी, मैं उसमें नहीं जा रहा। अगर आप इंडिया को बाकी देशों से कंपेयर करो
the way the governments in India, central, state, local, the way they've responded to the pandemic, I don't think any other country's government has to the extent that we have. और इसका बहुत बड़ा रोल इस देश की सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस ने करा. एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो भी एक पुश आया है. इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप इंजीनियर हैं तो आपका ये एग्जाम निकल जाएगा. इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप सिविल सर्विसेज को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं वो आगे करियर में भी आपको हेल्प करेंगी. और अगर आप इंजीनियर नहीं भी हैं, आपकी जो स्किल सेट्स हैं, जो आप जिस तरह से आप सोशल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, जिस तरह से आप एक 360 डिग्री इवैल्यूएशन करते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा. अगर ज्यादा इंजीनियर सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज इज अ जॉब फॉर द इंजीनियर्स और ओनली फॉर इट और ओनली फॉर दैट. टिल द 1980s, 90s, you had people who were not engineers also who were clearing and they were doing really well. हमारे देश के पिछले the first 50 years of bureaucracy largely non-technical है और हम ठीक ठाक ही हैं, इतने बुरे हालत में तो है नहीं. And that is the point. Thank you.